अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक और ब्रांड न्यू वीडियो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग। बिलीव मी, ये एक ऐसा टॉपिक है, आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग में जाए या सॉफ्टवेयर में जाए, ये आपके लिए बहुत फंडामेंटल टॉपिक है और ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल टॉपिक है। बेसिक लेवल का टॉपिक भी नहीं है, ये दोनों डोमेन में, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो ये एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे है, होता ही है। खास करके जब आप एमएनसीज को टारगेट करते हैं जॉब के लिए, वो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आपका माइंडसेट स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग में कैसा है। तो ये क्या है सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाला में जाइए, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए ताकि आपको ये बेटर समझ में आए, क्योंकि इसमें जो डिस्कस हुआ है वो प्रीवियस बहुत से टॉपिक से रिलेट करता है। तो मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है और अब उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एडवांस में कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग। आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में एक्सप्लेन ठीक से ना करूं और आपको समझ में ना आए, क्योंकि इस सीओए का कोर्स का मकसद ये अलग दूसरे कोर्सेज से इस तरीके से ही होता है कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ किताबी कीड़ा वाला नॉलेज नहीं देता, मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ आप एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, वो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरे को पढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू में अगर पूछे जाए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग ये होता क्या है। मेजरली इसका इस्तेमाल होता है ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्स। स्केलेबिलिटी का मतलब हो गया ऑप्टिमाइज करना परफॉर्मेंस को, लोड बैलेंसिंग का मतलब हो गया यूटिलाइजेशन रिसोर्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ सिस्टम कैन ग्रो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड टू मेंटेन परफॉर्मेंस। आसान शब्दों में हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं ना कि जब सिस्टम बड़ा हो रहा है, यानी अभी आपने एक मार्केट शुरू किया, अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, अब उस बिजनेस में भी मान लीजिए 100 बंदे ही सिर्फ आ रहे हैं, अब कल को अगर 1000 1 लाख आ रहे हैं, तो क्या आपका वो वेबसाइट या आपका वो बिजनेस संभाल सकता है? अगर वो संभाल सकता है, इट इज स्केलेबल। क्या वो लोड बैलेंस प्रॉपर कर पा रहा है? जो जो चीज के ऊपर आपका पूरा कंपनी खड़ा है या जो बिजनेस खड़ा था, वो लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि चीज पे लोड आ रहा है, दूसरा पे तो लोड ही नहीं आ रहा है? बस ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं इस पे और काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है, यानी ये जो टॉपिक है ये खुद में न्यू है, आज से पहले हमने स्केलेबिलिटी को अलग से नहीं पढ़ा, लोड बैलेंसिंग तो पढ़ा ही नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग ये होता क्या है। इन मॉडर्न computing system, the ability to handle increasingly workload and distributed task efficiently is a crucial to maintaining performance and reliability। यानी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में पता है कि ये जो होता है ना, इंक्रीजिंग वर्कलोड, अगर वर्कलोड बढ़ गया, लोड बढ़ जाता है, यूजर बढ़ जाता है, डेटा बढ़ जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत क्रूशियल है परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो परफॉर्मेंस लॉस को जरा भी टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत घाटा होगा उनको, तो इससे परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बढ़ता है। स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट इनेबल सिस्टम टू ग्रो एंड अडॉप्ट द चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू ग्रो एंड अडॉप्ट द चेंज। मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आप आगे मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं। अभी जो वो वेबसाइट है, जैसे ही यूजर बढ़ेगा ना, वो वेबसाइट ग्रो होगा तो वो अडॉप्ट भी कर सके चेंज को। आमतौर पे जब आप कुछ बनाते हैं, अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, यस, अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, और हार्डवेयर अगर आप बात करें हार्डवेयर का, तो अगर आप एक अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर नहीं है ना, अच्छे से मतलब अच्छा, बहुत अच्छा वाला ले रहा हूँ, तो आप जब कोई चीज बनाएंगे तो 99% चांस ये है कि जैसे ही वो बढ़ेगा तो वो सिस्टम उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, सिस्टम फेलियर आएगा, आपको उसको कहीं ना कहीं रीप्रोग्राम करना पड़ता है। अगर सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, अगर आप लोड बढ़ा दिए और फिर भी सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम स्केलेबल है। और लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होना। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाता है आज के टाइम पे जब इंटरनेट इतना ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वाई स्केलेबिलिटी मैटर, अब वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। यूजर ग्रोथ, सिस्टम मस्ट अकोमोडेट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है, ये चाहे फिजिकल सिस्टम में हो या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में हो, यानी नेट में हो, यानी इंटरनेट पे हो या नेटवर्क सर्वर कहीं भी हो, जहां पर यूजर बढ़ते हैं वहां पर सिस्टम पे लोड आता है। तो आपका सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि जो स्केलेबल हो, यानी जब यूजर बढ़ जाए तो भी वो उसको संभाल सके। तो स्केलेबिलिटी जरूरी इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ यूजर बढ़ सकते हैं। डेटा एक्सपेंशन, हो सकता है आपको डेटा एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ जाए। एज डेटा वॉल्यूम ग्रो, सिस्टम मस्ट स्केल टू लार्ज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। यानी जैसे ही डेटा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अब उसको प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा लगेगा और प्रॉपर तरीके से वो बढ़ना भी तो चाहिए ना। तो ये सब चीज डेटा एक्सपेंशन में आता है, जो कि होगा ही होगा। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ये काम तो मस्ट है, हो ही नहीं सकता डेटा आपका वैसा का वैसे ही बिजनेस बढ़ गया। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होता है वो। इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस डिमांड, मॉडर्न एप्लीकेशन रिक्वायर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिगार्डलेस ऑफ लोड वेरिएशन। यानी आप देखिए, पहले लोड कम था तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, लोड बढ़ जाए तो भी अच्छा ही देना चाहिए। ठीक है, एज अ यूजर पर्सपेक्टिव आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इंस्टाग्राम पहले इतना लोग कम चलाते थे तो फास्ट था, आज क्योंकि 1 लाख 1 करोड़ लोग बढ़ गए इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम थोड़ा स्लो काम करे। आप बोलेंगे भैया हमको क्या लेना था इंस्टाग्राम के, अगर फास्ट काम करेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, स्लो काम करेगा दूसरा ऐप में जाएंगे। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि आप इंस्टाग्राम में अपना एक हाई एचडी फोटो डाल रहे हो और 5 मिनट लग रहा है उसको
अपलोड होने में, तो मेरा ख्याल है कोई अपलोड करने के लिए 5 मिनट रुकेगा इंस्टाग्राम पे। स्टार्टिंग में लोग रुकेंगे, बट बहुत से मास ऑडियंस उसको छोड़ देंगे, और जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे ना कि इंस्टाग्राम तो इतना पॉपुलर है, सिर्फ इसके वजह से लोग छोड़ देंगे। भाई जब ये इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम आएगा ना, बहुत सी कंपनियां बैठी पड़ी है इसी फिराहत में कि कोई प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पे आए कि हम लोग नया इंस्टाग्राम बना दे। इसका एग्जांपल इंडिया में आप अगर है तो आपको पता होगा कि टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ तो दूसरे ऐप वालों ने धड़ धड़ा के अपना लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो लोग इंतजार में होते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये अलग चीज है, अलग टॉपिक है, बट मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूजर परस्पेक्टिव। अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, अगर यूट्यूब में मेरा वीडियो लोड बार बार लोड हो रहा है, हर 2 सेकंड में लोड रेंडर हो रहा है, जबकि आपका नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, तो क्या आपको मजा आएगा वीडियो देखने में? बिल्कुल नहीं आएगा यार। तो आपको मजा आ रहा है ना देखने में, क्योंकि लोड नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको मजा आ रहा है तो परफॉर्मेंस डिमांड ये होता है। तो यूजर ग्रोथ होगा तो डेटा एक्सपेंशन होगा और परफॉर्मेंस डिमांड भी आएगा। तो स्केलेबिलिटी इसलिए मैटर करता है, ठीक है। अब व्हाई लोड बैलेंसिंग मैटर? लोड बैलेंसिंग क्यों मैटर करता है भाई? लोड बैलेंसिंग होता क्या है पहले ये समझिए। 3 चीज आता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो दोनों में आएगा। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होता है? इंश्योर ऑल अवेलेबल रिसोर्स आर यूज एफिशिएंटली। देखिए पूरा सिस्टम, एक पूरा बिजनेस बनाने के लिए मैंने बहुत सारा पार्ट्स को एक साथ जोड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कोई एक चीज पे बिजनेस खड़ा है, तो वो जितने भी पार्ट्स में मैंने जोड़ के एक बिजनेस को खड़ा किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया, एक सर्वर बनाया, एक कुछ भी बनाया, डेटाबेस बनाया, वो जिस चीज के साथ जुड़ के बनाया, क्या जो लोड है वो किसी एक कंपोनेंट पे तो नहीं आ रहा है ना, ज्यादा सब पे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया? यानी आपके पास 5 रिसोर्स है, उसको मिला के आपने एक चीज बनाया, 5 में से 4 रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, एक रिसोर्स तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉपर लोड बैलेंस नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ किया बनाते वक्त। वो क्यों रिसोर्स नहीं यूज कर रहा है, वो रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा, वो तो वेस्ट जा रहा है ना। ये चीज का ध्यान रखा जाता है इसमें। दूसरा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है? प्रिवेंट एनी सिंगल कंपोनेंट फ्रॉम बिकम अ पॉइंट ऑफ फेलियर। यानी कोई भी सिंगल कंपोनेंट को फेलियर से बचाना, या फेलियर टॉलरेंस होना कि अगर फेलियर हो भी जाए दूसरा कंपोनेंट जैसा काम करता वैसे काम करे। तीसरा आता है परफॉर्मेंस, यानी मेंटेनिंग ऑप्टिमल रिस्पांस टाइम अंडर हेवी लोड। यानी हेवी लोड में भी आप रिस्पांस टाइम को मेंटेन कर सके। जैसे दिवाली सेल अभी लगा है मान लीजिए, या फिर न्यू ईयर सेल लगता है, जब बिग बिलियन डे सेल लगता है जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, तो वहां पर आप देखते होंगे कई बार आप ये देख रहे होंगे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा मल्टीनेशनल एमएनसीज का भी सर्वर क्रैश होता है। जब आप क्लिक कर रहे होंगे किसी चीज पे, आईफोन वगैरह हो गया, जिस भी चीज में बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ रहता है, लोग वेट कर रहे होते हैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में या फिर बिग बिलियन डे सेल में हम लोग इसको खरीदेंगे, उसमें आप देख रहे होंगे जैसे आप क्लिक करते हैं परचेज में या बाय में या एड नाउ में, वो सर्वर क्रैश हो जाता है, या ऑर्डर पेज में जाके वो लैग करता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी, पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास, ना अच्छे इंजीनियर्स की कोई कमी है, तब भी वो जाके कुछ वक्त परफॉर्मेंस लैग कर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि परफॉर्मेंस कितना मैटर करता है, और आपको गुस्सा भी आता है यार मेरा ऑर्डर क्यों नहीं हुआ। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, कंपनी नहीं चाहता वो फ्रस्ट्रेशन आपको हो, बट स्टिल परफॉर्मेंस वहां पे प्रॉब्लम आता है। दैट्स वन रीजंस व्हाई बहुत से इंजीनियर्स और बहुत से एंटरप्रेन्योर का ये भी मानना है ना कि अब तक हमें ऐसा कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिला ही नहीं है जिससे हम लोग परफॉर्मेंस को उसके चरम सीमा में पहुंचा सके। ठीक है, तो खैर ये गलत डिस्कशन है। तो ये है परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग क्यों जरूरी था? इसलिए क्योंकि रिसोर्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, फेल टॉलरेंस हो या रिलायबिलिटी बढ़े, और परफॉर्मेंस हो यानी रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। तो स्केलेबिलिटी इसलिए जरूरी है, लोड बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है। ये पॉइंट में मैंने इतना डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये फंडामेंटल था। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा स्केलेबिलिटी क्या है और लोड बैलेंसिंग क्या है, तो आगे जो भी पढ़ूंगा ना, नीचे पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो आपको नहीं समझ में आने वाला। तो आपको ये समझ में आ गया है तो यार लाइक कर दो जल्दी से। अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब अंडरस्टैंडिंग स्केलेबिलिटी। अब अगर मैं स्केलेबिलिटी समझाऊंगा ना, आप इजी समझ जाएंगे। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी refers to a capability of the system to handle increasing workload or accommodate growth of effectively. It involves designing a system that can scale up vertical scale by adding more power to existing machine or scale out horizontally scale by adding more machines to distribute load. अब यहाँ पर आप देखिए स्केलेबिलिटी का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है कि ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें जब यूजर बढ़े या उस पर लोड बढ़े तो वो स्केलेबल हो। अब स्केलेबल का मतलब क्या है? जब यूजर बढ़ा और लोड बढ़ा तो आप उसको स्केल कर सके। स्केल करने से मुराद क्या है? उसका पावर को बढ़ा सके। अब पावर को बढ़ाना स्केलेबिलिटी में 2 तरीके से होता है। एक होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि आप उसमें और पावर या एग्जिस्टिंग मशीन ऐड कर रहे हैं। अब पावर ऐड करना और मशीन ऐड करना ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका क्या चीज है, बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कंप्यूटर है तो पावर ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मतलब उसमें आप यूपीएस को बढ़ा सकते हैं, यानी पावर का मतलब डायरेक्ट पावर। और अगर सीपीयू का पावर आपको बढ़ाना है, आप जीपीयू लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, जहां पर जो पुराना सिस्टम है उसमें आप कुछ चेंज नहीं करते, बस कुछ ऐड करते हैं विदाउट चेंजिंग समथिंग, विदाउट रीप्रोग्रामिंग, सिर्फ आप ऐड करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। और इस तरीके से स्केल किया जाता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, जहां पर आप दूसरा मशीन लेके आते हैं वैसे ही जैसे आपके पास है और दोनों को लिंक कर देते हैं। यानी मेरे पास एक कंप्यूटर है लेकिन मुझे एआई वाला या गेम डेवलपमेंट का, ये मुझे अच्छा गेम खेलना है। मेरे पास एक पीसी है, उसमें मुझे अच्छा गेम खेलना है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, मुझे गेम डेवलपमेंट करना है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम स्केलेबल नहीं है। समझाने
के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये स्केलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक जीपीयू उठा के लगा दिया उसी में, तो पुराना जो सिस्टम था उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, नया एक पावर ऐड कर दिया, वो पावर का नाम था जीपीयू। अब उसके मदद से जो काम मैं करना चाह रहा था वो कर सकता हूँ। लेकिन अब मान लीजिए मुझे गेम डेवलपमेंट करना है और हाई एंड लेवल में, तो मैं क्या करूंगा, जो स्पेसिफिकेशन मेरा एक सिस्टम मौजूद है ना, सेम स्पेसिफिकेशन का दूसरा सिस्टम भी लेके आ जाऊंगा, ये डबल सिस्टम, और दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, जिससे होगा ये कि जो लोड है डेवलपमेंट का वो दोनों सिस्टम पे बराबर जाएगा। ठीक हो गया, ये एग्जांपल था समझाने के लिए। आगे जब एग्जैक्ट एग्जांपल दूंगा जो इस स्केलेबिलिटी का रियल एग्जांपल आप बोल सकते होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। स्केल करने के दो तरीका है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अगर आपने नहीं सुना है कभी, आज सुन लीजिए और जरूर सर्च करना इसके बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे कि Amazon AWS सर्विस होता है, ये बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं। यानी क्लाउड में आपको एक रिमोट कंप्यूटर देते हैं जिसपे आप अपना सर्वर्स वगैरह रन कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। आपको एक क्लाउड में कभी, यानी आप एग्जांपल के तौर पर जैसे आप कंप्यूटर को भाड़ा लेते हैं ना, बस ये कंप्यूटर को भाड़ा लेना ही होता है, बस ये रिमोटली भाड़ा ले रही है। यानी आपका कंप्यूटर फिजिकली आपके पास नहीं है, आपका कंप्यूटर रखा पड़ा है मान लीजिए यूएस, अमेरिका, नोएडा, कहीं भी, मतलब दूर में अफ्रीका पोल, कहीं भी नॉर्थ पोल साउथ पोल में पड़ा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में बैठे अपने जो खटारा कंप्यूटर, खटारा में इसलिए बोल रहा हूँ इन कंपेयर टू जो आप भाड़ा ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा, जो आप रेंट पे ले रहे हैं वो बहुत हाई लेवल कंप्यूटर आप ले रहे हैं, मंथली उसको पे कर रहे हैं, लेकिन उतना हाई लेवल अगर आप घर में बनाए फिजिकल तो शायद 2-4 लाख आपको लग जाए। तो आप वो नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे ठीक है महीने में मैं उसको 5-6 हजार भाड़ा दे दूंगा, रेंट पे कर दूंगा, फी पे कर दूंगा, जैसे रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, उसको रिचार्ज कर लूंगा और उस चीज को मुझे इस्तेमाल करना है। तो आपका जो बच्चा वाला खटारा वाला कंप्यूटर है और मेरा जो खटारा वाला कंप्यूटर है, उस पर बैठ के आप वो कंप्यूटर को एक्सेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कंप्यूटर का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दो तरीका होता है, एक कमांड लाइन टर्मिनल, एक GUI भी होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जरा डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वही अलग डोमेन है, बस मैंने ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्लाउड कंप्यूटर होता क्या है। तो अब ये काम करने के लिए अभी के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत फेमस है, तो Amazon बहुत ज्यादा फेमस है जो वेब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गूगल भैया कैसे पीछे रह सकते हैं, गूगल भैया बोला मेरा भी क्लाउड ले लो यार। अब जब गूगल और Amazon आगे है तो भैया माइक्रोसॉफ्ट कैसे ही पीछे रह सकता है, बोलेगा मेरा ही तो बनाया हुआ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम काम कर रहे हो, मैं पीछे कैसे रहो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अज्योर बना दिया, फिर डिजिटल ओशन और बहुत सारा प्रोवाइडर्स आ गया। आज के टाइम पे तो मतलब हर एक हफ्ता में एक प्रोवाइडर आ जाता है सामने। खैर, यूटिलाइज हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड यूजर रिक्वेस्ट बाय एडिंग मोर सर्वर्स नेटवर्क। अब देखिए कि जो क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं अमाउंट बढ़ाने के लिए। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होता है, देखिए एडिंग मोर मशीन्स, नया मशीन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर है 2 लाख का जिसमें एक अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन है। अब मेरा लोड बढ़ रहा है, मैंने एक और मशीन परचेज कर लिया AWS से या गूगल क्लाउड से 2 लाख का, और तो अब मेरे पास क्या हो गया, 2 अलग-अलग कंप्यूटर हो गया सेम पावर का। तो अब क्या किया मैंने, लोड को दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल। तो मेरे पास कोई फिजिकल सिस्टम भी नहीं रहा जिसके पास मुझे मैनेज करने का लोड रहेगा। फिजिकल सिस्टम तो अपना Amazon के सर्वर के पास मौजूद है या गूगल के पास मौजूद है, लेकिन रिमोटली मैं एक ही कंप्यूटर से 2 अलग-अलग कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल होता है। इसीलिए आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड डेवलपर्स का बहुत डिमांड भी है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें आप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी करते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, आपको पता है ड्यूरिंग अ पीक शॉपिंग सीजन, जैसे मैंने बताया द ब्लैक फ्राइडे, ई-कॉमर्स साइड स्केल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल मैसिव इंक्रीज इन ट्रैफिक एंड ट्रांजैक्शन। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये वैसे वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन से थोड़े रिलेटेड पार्ट है। बेसिकली होता ही है ना कि ये भी बड़े तगड़े, बड़ा बड़ा दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट का मैंने एग्जांपल दिया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और ये दिवाली ऑफर वगैरह हो गया, न्यू ईयर ऑफर हो गया आपका, ईद ऑफर हो गया आपका। इसमें वो क्या करते हैं ना, उनको पता है कि पूरा साल अगर हमारे यूजर्स मान लीजिए 10 मिलियन यूजर ही है हमारे पूरा साल, मंथ में 10 मिलियन यूजर आते हैं पूरा साल, लेकिन 20-30 मिलियन यूजर बढ़ जाते हैं हमारा, या ज्यादा हो गया, 10 मिलियन था मान लीजिए 10 मिलियन बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर या ऐसा कोई भी ओकेजनल इवेंट है जहां पर ऑफर चलता है ना, वहाँ 10 मिलियन यूजर और बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी मेरा जो सिस्टम पूरा साल चल रहा है, अब जाहिर सी बात है जो Amazon AWS हो गया, सॉरी Amazon बोल रहा हूँ, जो फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, ये नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, ये पे कर रहे होते हैं ना क्लाउड सर्विस को, अगर क्लाउड में चला रहे हैं तो ये पूरा साल पे कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को स्केल करने के लिए। यानी मेरे पास 10 मिलियन यूजर है, हमारे पास डेटा है, तो 10 मिलियन के हिसाब से इतना पे करना बेटर रहेगा। वहां पर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं क्लाउड का, वो संभालते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर इतना ही मेरा पूरा साल चले, जैसे जैसे नया नया ओकेजन आएगा, ईद आया या फिर न्यू ईयर आया, तो वो तो सर्वर क्रैश हो जाएगा क्योंकि 10 मिलियन यूजर और बढ़ जा रहे हैं और मेरा सिस्टम तो 10 से 12 मिलियन यूजर को स्केल करने के लिए। तो ये दिमाग लगाते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ उन महीने में, सिर्फ उन मंथ्स में एक और मशीन को हायर कर लेते हैं, यानी एक और मशीन को ऑन कर देते हैं और फिर उसको भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ उन स्पेसिफिक मंथ में ही इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनको पता है कि सेल बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीन का पे भी तो करना पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये इस्तेमाल होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डिस्कशन है, कैसे करें, कब क्या करेंगे, इसको आप बोल सकते हैं मतलब किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ही वही लिखा हुआ है कि सिचुएंशियली या कंडीशनली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और घटाना। तो आप खुद देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर ऐड
करने की वजह से आपने उसको स्केल कर लिया 10 मिलियन यूजर तक, और फिर जैसे ही वो ऑफर खत्म हुआ आपने उसको बंद कर दिया। यानी क्लाउड में ऑप्शन होता है कि मशीन जब तक रन रहेगा तब तक वो पैसा आपका वो कटता रहेगा, तो आपने बंद कर दिया मशीन, खत्म। फिर नेक्स्ट ओकेशन आया, वो आप ही का मशीन था, आपने दोबारा से उसको कर लिया on। तो इसीलिए क्लाउड आज के जमाने में बहुत ज्यादा हाइप में है, खास करके एंटरप्राइज लेवल बिजनेस का। छोटा मोटा बिजनेस का उसके लिए क्लाउड नहीं होता, होस्टिंगर वगैरह में काम चल जाता है आपका। लेकिन अगर सच में आप एक ब्रांड चलाना चाहते हैं, यानी ब्रांडिंग एक आप करना चाहते हैं, प्रॉपर ब्रांड का यानी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे प्रोफेशनली, ऑफ कोर्स क्लाउड सर्विस ही आपको जाना पड़ता है। ठीक है, की बेनिफिट्स ऑफ स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का की बेनिफिट्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा एग्जांपल से समझाया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ग्रोथ अकोमोडेशन। सिस्टम कैन ग्रो विद बिजनेस नीड विदाउट रिक्वायरिंग कंप्लीट रीडिजाइन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, एक और मशीन खरीदा, उसको एक बार कॉन्फ़िगर किया और बस ऑफ ऑन कर दिया। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, जैसे मैंने बताया कि कंडीशनली उसको चलाना। अब अगर पूरा साल ही हम 20 मिलियन वाला लेवल का चलाएंगे तो भाई बेकार में हमको 80% पैसा तो बेकार वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है पूरा साल तो मेरा यूजर उतना है ही नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी करना, वरना बिजनेस डूब जाएगा। पे ओनली फॉर रिसोर्स यू नीड, स्केल अप एंड डाउन एज रिक्वायर्ड। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये वाला लाइन पढ़ तो मुझे याद आया, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये भी ऑप्शन होता है ना कि जितना यूज हो रहा है आपका क्लाउड, आप उतना ही पैसा देंगे। मान लीजिए मैंने एक सिस्टम इस्तेमाल किया ऐसा कि जिसमें स्केलेबिलिटी में एक क्लिक में बढ़ा सकता हूँ, यानी मुझे अलग सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिस्टम लिया, मैं जाके जैसे सेटिंग करते हैं ना हम लोग, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, वैसे आप स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक क्लिक में बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने स्केलेबिलिटी बढ़ा लिया, मान लीजिए मैंने रखा 50 मिलियन यूजर में हम संभाल सकते हैं, लेकिन अब वहां पर एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना उतना डेटा उतना बैंडविड्थ, तो आपका कॉस्ट कम आएगा। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग टेलीफोन में बात करते थे, जितना बात करो उतना पे करो। समझ में आया? बिल्कुल हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो क्लाउड एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग टाइप्स का, अलग अलग। अब क्लाउड भी क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह, तो वो भी ऑफर्स निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोगों के लिए ये अच्छा होगा, बहुत से लोगों के लिए ये अच्छा होगा, तो वो फिर वो यानी एक अलग बिजनेस है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग बिजनेस है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स अडॉप्ट टू अ सीजनल और अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक स्पाइक। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा ऊपर में, तो आप समझ गए होंगे। अब स्केलेबिलिटी का टाइप जो मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको बताया था, उसको समझते हैं कि वो होता क्या है एक्चुअली में, और क्या किसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होता है, देखिए, दिस इन्वॉल्व अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल मशीन। यानी मशीन एक है लेकिन आप उसको किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। वो इनहेंस करने के लिए जो जरूरत पड़े आपको करते हैं, डिपेंडिंग आपका निश, डिपेंडिंग आप क्या सा मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो चाहे हार्डवेयर में हो। फॉर एग्जाम्पल एडिंग मोर सीपीयूज, मेमोरीज और स्टोरेज सर्वर टू हैंडल लार्ज लोड बैलेंस वर्टिकल स्केल। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास डेटा का कमी हो रहा है तो आपने स्टोरेज ऐड कर लिया, मेमोरी का कमी हो रहा है एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड कर लिया। अब क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस नहीं है ना आपके पास, फिजिकल डिवाइस में क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 2 स्लॉट है, तो अब 2 स्लॉट के अलावा तो मैं 4 स्लॉट खरीद नहीं सकता। अब 2 स्लॉट में मान लीजिए मैंने लगाया फॉर एग्जाम्पल 8-8, अब मुझे इस्तेमाल करना है 64 जीबी, तो अब 8-8 तो मुझे बेचना पड़ेगा, वो वेस्ट हो जाएगा, फिर एक 64 खरीदो, यानी बहुत लोचा है, बहुत झोल झाल है यहाँ पर। लेकिन क्लाउड में क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, मेरा मन था 8, अब हमको 8 नहीं इस्तेमाल करना, मुझे 64 इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पर आप वर्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं अपना कंप्यूटर को, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एडवांटेज क्या है इसका, सिंपलर टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज, बहुत सिंपल होता है इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना। देखिए सिंपल का मतलब ये नहीं होता कि लड्डू होता है कि कोई भी आगे कर ले। ऑफ कोर्स क्लाउड का सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन भी डिफिकल्ट होता है, जो इसीलिए क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं अलग से। लेकिन सिंपल का मतलब है कि जो पूरा प्रॉपर सिस्टम को आप यानी प्रॉपर मशीन को चेंज करने से तो बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, ये सिंपल होता है। नो चेंज टू एप्लीकेशन आर्किटेक्चर नीडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो पूरा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर, उसको चेंज नहीं करना पड़ता आपको। कैन प्रोवाइड इमीडिएट परफॉर्मेंस बूस्ट, और इमीडिएट परफॉर्मेंस बूस्ट देता है भाई। जैसे सेटिंग में ब्राइटनेस बढ़ाते तो तुरंत ही ब्राइटनेस दिख जाता है ना, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ही आपको इंस्टेंस दिख जाता है, एकदम इमीडिएट दिख जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिट बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट होता है, जाहिर सी बात है, आप वर्चुअली कंप्यूटर चला रहे हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई कंप्यूटर ही तो चला रहे हैं ना, भले ही आप रिमोटली चला रहे हैं, भले आप वर्चुअली चला रहे हैं, लेकिन अगर आपने Amazon AWS से कंप्यूटर लिया तो भाई उसका सर्वर में, उसके वहां पर जो जहां पर सर्वर में कंप्यूटर रखा है वो भी तो कंप्यूटर ही है ना एक्चुअली में, ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में चला रहे हैं। तो वो जो कंप्यूटर उसका भी तो कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, तो उसका लिमिट आ जाता है, ठीक है। ऑफ्टन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड हाई एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और हाई इक्विपमेंट बहुत ज्यादा लग जाता है आपको। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिमेन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर आपका एक मशीन है और वो फेल हुआ तो गया आपका पूरा का पूरा सर्वर भीतर। यानी सिंपल सी बात है, एक ही तो मशीन था ना आपके पास, भले वर्चुअली लिया, फॉर सम रीजन क्लाइमेट डिजास्टर या कोई भी रीजन से अगर Amazon AWS का मशीन फेल हुआ और आपने एक ही मशीन लिया तो आपका पूरा का पूरा कंपनी बंद हो जाएगा वहां पर। यानी बंद का मतलब है कि लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर 2 मशीन होता तो कहीं ना कहीं आप उसको संभाल सकते थे, ठीक है। तो ये वर्टिकल का डिसएडवांटेज है, जहां पर मशीन एक होता है लेकिन आपने उसको ऊपर एक्सटेंशन लगा दिया, एक्स्ट्रा पावर। आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं ना, VPN वगैरह एक्सटेंशन में डाउनलोड करते हैं, जो क्रोम का और फायरफॉक्स का पावर बढ़ाता है। तो बस ये भी वैसे ही सिस्टम का पावर बढ़ाता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप देखिए, डेटाबेस सर्वर अपग्रेड, अ कंपनी अपग्रेड इट्स डेटाबेस सर्वर फ्रॉम 16 GB to 64 GB RAM and adds more powerful CPU to handle increased query load। ऑफ कोर्स ये सिंपल सा एग्जांपल था। सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होता है, देखिए, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स एडिंग मोर मशीन्स और नोड्स टू द सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड। फॉर इंस्टेंस, डिप्लॉइंग एडिशनल सर्वर इन द क्लाउड एनवायरनमेंट
टू हैंडल इंक्रीज ट्रैफिक और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यानी यहाँ पर क्या होता है कि अलग से आपने एक सिस्टम डिप्लॉय किया, यानी मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर रेंट पे लिया, अब मैं दूसरा एक कंप्यूटर डिप्लॉय कर रहा हूँ रेंट पे और दोनों को लिंक कर रहा हूँ या लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ दूसरा तो चल रहा है ना, तो वन पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पर नहीं रहेगा। एडवांटेज क्या है, मोर, अब ये सब जो टर्म बोल रहा हूँ ना, वन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड ऑल दैट, ये बहुत सारा टर्म सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी आता है जो ओवरलैप करता है थोड़ा सा। एडवांटेज क्या है, मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है, फ्लेक्सिबल ज्यादा है, मोर ऑफ इंक्रीमेंट एक्सपेंशन, बेटर हैंडलिंग ऑफ हाई डिमांड और फेलियर सेंसर, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जैसे मैंने ऊपर बताया था। डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज, इंप्लीमेंट और मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रिक्वायर एप्लीकेशन टू बी डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो एप्लीकेशन है वो आपका ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, यानी आपने एप्लीकेशन ही ऐसा बनाया जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल अब ये पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर हो जाता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अब आपने उसको ऐसे बनाया कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप, तो भाई फिर फायदा क्या, दो अलग अलग मशीन लेकर चलेगा, देखिए पे ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे माइक्रो आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर भी आता है, जिसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक सॉफ्टवेयर, ये मान लीजिए एक हेडर है मेरे पास, इसको हम एक अलग फ्रेमवर्क में बना सकते हैं, ये मेरा फुटर है, इसको अलग फ्रेमवर्क में बना सकते हैं, ये और ये इंडिपेंडेंटली चलेगा। खैर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक है, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज मजीद नहीं करना चाहता, तो हम लोग अपना टॉपिक पे स्टिक रहता है हार्डवेयर वाला। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन टू डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मे इंट्रोड्यूस नेटवर्क लेटेंसी इशू, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग अलग मशीन्स के बिटवीन आप काम कर रहे हैं, लेटेंसी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी अलग अलग दो कंप्यूटर है तो लेटेंसी प्रॉब्लम हो सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि मैनेज करने से ये नहीं होता, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस, नेटफ्लिक्स यूजर्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बाय एडिंग मोर सर्वर टू इट्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीएनडी। अब सीएनडी क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जिसमें आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं टू हैंडल मिलियंस ऑफ साइमल्टेनियसली स्ट्रीम स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है। इस बारे में बहुत से लोग ऑलरेडी पता होगा, नेटफ्लिक्स मोस्ट ऑफ द लोग इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्केलेबिलिटी टाइप, ऑफ स्केलेबिलिटी टाइप के ऊपर कंपैरिजन देखते हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल में लोड बैलेंसिंग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर चैलेंजेस के बाद हम लोग लोड बैलेंसिंग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले एस्पेक्ट देखेंगे वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे कंपैरिजन। सबसे पहले अप्रोच अगर देखेंगे तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है, अपग्रेड एक्जिस्टिंग मशीन को अपग्रेड किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में ऐड मोर मशीन, नया मशीन को ऐड किया जाता है। कॉस्ट के ऊपर जहां तक बात किया जाए तो वर्टिकल में क्या होता है, हाई रेंटल इन्वेस्टमेंट, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉट रेंट है, तब से मैं रेंट बोला तो इनिशियल को मैंने रेंट बना दिया, वो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल स्केल में क्या होता है, पैस नहीं, पे एज यू ग्रो मॉडल। यानी जैसे मैंने बताया कि क्लाउड में भी बहुत से किस्म का ऑफर चलता है, तो ये आप समझ सकते हैं क्लाउड का ऑफर का तरीका, यानी कौन सा पैकेज आपको चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी में देखा जाए तो लोअर इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, नया सिस्टम नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप अलग से मशीन वापस से एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना, तो हायर इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, यानी इंजीनियर्स के ऊपर लोड यहाँ ज्यादा आएगा। लिमिटेशन में देखा जाए तो हार्डवेयर कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है यहाँ पर, यानी हार्डवेयर लिमिटेशन आ जाता है। यहाँ पर थियोरेटिकल लिमिट मच हायर, यानी यहाँ पर थियोरेटिकली मच हायर लिमिट होता है, क्योंकि सिस्टम अलग अलग है। बेस्ट फॉर स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशन, बेस्ट फॉर लार्जर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। देखिए लार्ज एप्लीकेशन अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अलग होता है। अगर आपका एप्लीकेशन लार्ज है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये दो मशीन वाला हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है, ये सीओए का पार्ट का कोर्स के बाहर का चीज है। आप इतना समझ लीजिए कि एक एप्लीकेशन है, अगर हम उसको 20 से डिवाइड भी कर दे तो एक कंप्यूटर में उसका आधा पार्ट चला देंगे, दूसरे कंप्यूटर में उसका आधा पार्ट चला देंगे। इसका सिंपल एग्जांपल ऐसे देता हूँ, फेसबुक में एक होता है आपका होम पेज है, एक आपका फीड है, और एक आपका प्रोफाइल पेज है। तो प्रोफाइल पेज अलग कंप्यूटर में चल सकता है, होम पेज अलग कंप्यूटर में चल सकता है, फीड अलग कंप्यूटर में चल सकता है। अगर मैं एक कंप्यूटर को बंद कर दूं, मान लीजिए प्रोफाइल वाला कंप्यूटर बंद कर दूं, तो आप सिर्फ प्रोफाइल पेज में जा नहीं पाएंगे, या वहां प्रॉब्लम होगा। बाकी दो पेज क्योंकि अलग अलग चल रहा है इंडिपेंडेंटली, वो खराब नहीं होगा, वो चलेगा आपका। बस यही एग्जांपल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का, ठीक है। स्केलेबिलिटी चैलेंज क्या क्या आता है, वो जाहिर सी बात है देख लेना जरूरी है। बॉटलनेक, एज सिस्टम स्केल सर्टेन कंपोनेंट मे बिकम बॉटलनेक लिमिटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंस अ सिंगल डेटाबेस सर्वर may struggle to keep with the request if it become overwhelming even if one part of the system are scale effectively। अब इसमें क्या क्या चीज आता है, इसमें आता है डेटाबेस बॉटलनेक, यानी ऑफ्टन द फर्स्ट, अच्छा इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको इसका मतलब क्या होता है, देखिए बॉटलनेक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम स्केल होता है, सिस्टम बढ़ रहा है, तो कुछ कंपोनेंट क्या होता है, वो मतलब कुछ कंपोनेंट का लिमिटेशन हिट हो जाता है। तो एक कंपोनेंट भी अगर लिमिटेशन हिट करे ना, तो ओवरऑल सिस्टम में खराबी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। तो इस वजह से इसका एग्जांपल मैंने दिया, जैसे कि सिंगल डेटाबेस है, अगर वो अगर स्ट्रगल कर रहा है क्वेरी रिक्वेस्ट में, तो इट बिकम ओवरवेलमिंग ईच अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम स्केल्ड इफेक्टिवली। यानी इन शॉर्ट जो पार्ट है पूरा का पूरा उस सिस्टम में, हर पार्ट को स्केल करना जरूरी है। अदरवाइज एक भी पार्ट अगर लिमिट हिट करता है, बॉटलनेक हिट करता है, तो सिस्टम में परफॉर्म, यानी सिस्टम परफॉर्मेंस खराब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसर बहुत अच्छा ले लिया, मेमोरी 8 GB है, नहीं चलेगा, सिस्टम खराब ही चलेगा आपका, मेमोरी को भी बैलेंस करना पड़ेगा उसके साथ आपको। डेटाबेस बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, ऑफ्टन द फर्स्ट बॉटलनेक इन स्केलेबल वेब एप्लीकेशन, यानी वेब एप्लीकेशन सर्विस, और इस वेब एप्लीकेशन टाइप की चीजों में सबसे पहले डेटाबेस बॉटलनेक आता है, यानी डेटाबेस का कमी का प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा नेटवर्क बॉटलनेक आता है, यानी लिमिटेड बैंडविड्थ कैन कॉन्स्ट्रेंट डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट, यानी बैंडविड्थ का कमी आ जाता है। देन थर्ड नंबर पे आता है आईओ बॉटलनेक, यानी रीड, यानी डिस्क रीड राइट स्पीड कैन लिमिट परफॉर्मेंस। अगर रीड राइट स्पीड खराब है, आपने एचडीडी की जगह एचडीडी इस्तेमाल कर लिया, तो हो गया, फिर सुबह हो गया, अगर आप बड़ा फाइल को यहाँ से ट्रांसफर
ट्रांसफर कर रहे हैं तो। इसके बाद आता है सिस्टम लिमिटेशंस। नॉट ऑल सिस्टम और एप्लीकेशन आर डिजाइन टू स्केल इजीली। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लोग आज कहते हैं कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना आता है। ठीक है, आता है, लेकिन उसमें और स्केलेबल ऐप बनाने में आसमान जमीन का फर्क है। और बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसीज वगैरह को ऐसा बंदा चाहिए जिसको स्केलेबल ऐप बनाना चाहिए। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लोग डीएसए के पीछे भागते हैं कि भाई डीएसए डीएसए। हालांकि डीएसए में ठीक है, डीएसए है, स्केलेबिलिटी डीएसए से आता है, लेकिन डीएसए को समझना और डीएसए में रट्टा मारने में आसमान जमीन में फर्क है। तो अगर आप रट्टा मार के जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। समझ के जा रहे हैं, थोड़ा ही भले समझ के जाओ भाई, वही आपका पोटेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा होता है। नॉट ऑल सिस्टम एप्लीकेशन आर डिजाइन टू स्केल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन डिजाइन ऐसा होना चाहिए, यानी डेवलपर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो स्केल हो सके। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बनाना ही नहीं आता ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्केल हो सके, तो फिर आप घंटा स्केल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो उसी एप्लीकेशन को स्केल करना है ना आपको। सर्टेन आर्किटेक्चरल कॉन्स्ट्रेंट सच एज डिपेंडेंसी ऑफ अ सेंट्रल रिसोर्स और इनडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कैन हार्डर स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज मान लीजिए ऐसे है कि डिपेंडेंसी सेंट्रलाइज रिसोर्स है या फिर इनएडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, तो फिर यहाँ पर स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आता है। आर्किटेक्चर कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आर हार्डर टू स्केल देन माइक्रो सर्विस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक क्या होता है ना, ये एक, अब मैं इसमें नहीं जाता, ये भी अलग टॉपिक हो जाएगा सीओए से बाहर, बट शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मोनोलिथिक मतलब समझ लीजिए ऐसा है कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो एक ही रूम के अंदर चलेगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक ही रूम के अंदर चलेगा। उस एप्लीकेशन का कोई भी पार्ट को अगर आप दूसरे रूम में लेके जाएंगे, तो वो पार्ट क्योंकि उस रूम से बाहर निकल गया, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रुक जाएगा, वो नहीं चलेगा, पूरा का पूरा होल एप्लीकेशन। और माइक्रो सर्विस का मतलब ये होता है ना कि आप जब वो एप्लीकेशन बना रहे थे ना, आपने इसी हिसाब से बनाया कि अगर मैं 1 2 10 पार्ट को निकाल भी लूं, तो पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। जो पार्ट निकला है सिर्फ वो बंद होगा, और जो पार्ट उस रूम के अंदर है वो चलता रहेगा। सिंपल एग्जांपल आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक होता है टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मतलब हाईली कपल्ड कंपोनेंट रेसिस्ट इंडिपेंडेंट स्केलिंग। इसके बाद एक शेयर्ड स्टेट भी होता है, यानी एप्लीकेशन रिलाइंग ऑन अ शेयर्ड स्टेट आर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। ऑफ कोर्स शेयर्ड स्टेट, यानी अगर आप रिएक्ट वगैरह पे कभी काम किया होगा आपने, तो आपको पता है कि वहां पर स्टेट होता है हर एप्लीकेशन पर। अगर स्टेट एक दूसरे में कनेक्ट है, स्टेट आपस में शेयर कर रहा है, यानी आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं प्रोफाइल में जाता हूं, उससे दूसरा कोई पेज लिंक्ड है, मान लीजिए प्रोफाइल में जाने से कोई और एप्लीकेशन का पेज अगर लिंक है, तो जैसे ही प्रोफाइल वाला पेज हटेगा तो वो पेज भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में डिपेंडेंट है, यानी वो आपस में शेयर कर रहा है अपने स्टेट को। तो ऐसा चीज को भी डिफिकल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप, क्योंकि वो आपस में शेयर कर रहा है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। तो जब वो दोनों को करेंगे, तो हो सकता है वो वाला पेज किसी और के साथ शेयर हो, तो करते करते पूरे एप्लीकेशन यहाँ से वहाँ सरकाना पड़ेगा आपको, तो वो डिफिकल्ट होता है। तो स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना खुद में एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। स्केलिंग कैन इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजिंग कंसिस्टेंसी, सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नोड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर स्केलेबल एप्लीकेशन बना भी लिया, एप्लीकेशन तो एक है ना, यानी आप जब, अच्छा एक इसका एग्जांपल लेता हूँ, इंस्टाग्राम या फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। फेसबुक में जो उसका एक कंपोनेंट है वो अलग सिस्टम पे चल रहा है, दूसरा अलग पे चल सकता है। तो अगर एक फेलियर हुआ, दूसरा फेलियर नहीं होगा। लेकिन आप एज अ यूजर, आप तो एक ही फेसबुक को समझते हैं ना, आपके हिसाब से तो वो एक ही चीज है, वो आपस में कनेक्ट कर रहा है ना प्रॉपर तरीके से। जब आप प्रोफाइल में जाके कुछ अपलोड करते हैं या फीड में कुछ अपलोड करते हैं, तो वो प्रोफाइल में दिखना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि फीड में दिख रहा, प्रोफाइल में दिख ही नहीं रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता वो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर है या मोनोलिथिक है या माइक्रो सर्विस है। आपको तो ये पता है कि भाई ये एप्लीकेशन है और हम चला रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से सिंक करना, सब में कंसिस्टेंसी रखना और कोऑर्डिनेशन रखना, ये फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इंश्योरिंग ऑल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर हार्मोनियसली एंड इफेक्टिवली एसेंशियल टू मेंटेन परफॉर्मेंस एंड अवॉइड इशू लाइक डेटा इनकंसिस्टेंसी और इंक्रीज लेटेंसी। जैसे मैंने कहा, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए और लेटेंसी नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? कंसिस्टेंसी चैलेंज आता है किसमें, यानी इसमें बॉटलनेक, यानी स्केलेबिलिटी करने में। मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड, ये जरूरी हो जाता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नोड में डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है ना। इंक्रीज लेटेंसी, अब क्योंकि अलग अलग नोड से डेटा उठ के एक जगह मर्ज हो रहा है, यूजर को एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नोड ओवरहेड हो सकता है, यानी लेटेंसी इंक्रीज हो सकता है। और सिंक्रोनाइज ओवरहेड, यानी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम, इसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने बताया, ट्विटर फेस सिग्निफिकेंट स्केलेबिलिटी चैलेंज व्हेन यूजर ग्रोथ एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ इट्स मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, लीडिंग टू द फेमस फेल वेल एरर। अब बेसिकली ये चीज पास्ट में आया था ट्विटर को, आप नेट में सर्च कर सकते हैं ट्विटर फेल वेल एरर, तो आप पूरा समझ जाएंगे कि असल में क्या दिक्कत आया था ट्विटर को, और क्यों आज के टाइम पे जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं वो माइक्रो सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई फ्यूचर प्रूफ बनाना है हमें। ई कॉमर्स साइट का एग्जांपल, Amazon's transition from monolithic to microservice architecture was driven by scalability need. Same as Amazon का आप ट्रांजिशन भी देख सकते हैं कि पहले Amazon monolithic था, उसके बाद माइक्रो सर्विस में आया, तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। monolithic से पूरा का पूरा वेबसाइट को माइक्रो सर्विस बनाना काइंड ऑफ एक रीप्रोग्राम आप कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स अच्छे हैं तो कम से कम मेहनत में कर देंगे, अदरवाइज पूरा पूरा रीप्रोग्राम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो खामोखा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर स्टार्टिंग से ही वो माइक्रो
सर्विस बनाते हैं? तो जाहिर सी बात है नहीं होता, लेकिन उस वक्त तो माइक्रो सर्विस पता ही नहीं था ना किसी को। यानी ये वो कंपनीज है ना, ये वो कंपनीज है कि जिनको ये प्रॉब्लम सबसे पहले फेस हुआ, और इन्होंने ही वो तरीका, यानी नॉट एग्जैक्ट अमेजोन और ट्विटर ने, बट ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनी जिनको प्रॉब्लम फेस हुआ, उन्होंने ही इसका सोल्यूशन निकाला कि माइक्रो सर्विस बनाओ। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि इनको पता ही नहीं था कुछ, भाई यही बेसिकली फर्स्ट फेलियर थे और यही फाउंडर और इन्वेंटर भी थे। जैसे कि फ्रंट एंड में आज रिएक्ट इस्तेमाल होता है, तो रिएक्ट इससे कैसे एंगुलर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो स्टेट मैनेजमेंट था, फेसबुक को पहले स्टेट मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था। फेसबुक में नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम था कि जब नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते थे बेल पे, तो नोटिफिकेशन शो होता था, लेकिन फिर भी वहाँ 1 2 लिखा रहता था, वो स्टेट चेंज नहीं होता था जब तक कि आप पेज रिफ्रेश ना करे या किसी और पेज में ना जाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक वालों ने रिएक्ट को डेवलप किया। रिएक्ट आज का फ्रंट एंड का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फ्रेमवर्क है पूरा। हालांकि उस वक्त का रिएक्ट सिंपल था काफी, आज का रिएक्ट तो बहुत एडिशन हो गया उसमें, बट स्टिल आइडिया तो वही था ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लोड बैलेंसिंग। अब हम लोग समझते हैं लोड बैलेंसिंग क्या होता है डिटेल में। डेफिनेशन ऑफ लोड बैलेंसिंग: लोड बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्स टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट एनी सिंगल रिसोर्स फ्रॉम बीइंग अ बॉटलनेक। यानी लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये लोड बैलेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो वर्क लोड है उसको इवनली मल्टीपल रिसोर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल सके और प्रिवेंट किया जा सके सिंगल कोई भी रिसोर्स को बॉटलनेक या लिमिटेशंस हिट करना। इट एम्स टू इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसका मेन मकसद लोड बैलेंसिंग का ये होता है कि सिस्टम एफिशिएंट हो जाए, रिलायबल हो जाए और अवेलेबल रहे बाय डायरेक्टिंग इनकमिंग ट्रैफिक और टास्क टू लीस्ट लोड और मोर अप्रोप्रिएट सर्वर। अब इसमें की ऑब्जेक्ट्स क्या है लोड बैलेंसिंग में? सबसे पहले ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, इंश्योर फास्ट रिस्पांस टाइम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रिक्वेस्ट एफिशिएंटली। यानी सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना रिस्पांस टाइम को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो रिस्पांस टाइम जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी प्रिवेंट अंडर यूटिलाइज ऑफ एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिसोर्स। यानी आपने एक बहुत, मान लीजिए आपने एक्सपेंसिव जीपीयू खरीदा, अब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा गेम चलाने में, क्यों? क्योंकि सपोर्टेड ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने AMD का एक जीपीयू खरीद लिया, RX 6 सीरीज 6000 सीरीज खरीद लिया, और अब आप चले गए डीप लर्निंग में काम करने के लिए, तो भैया वेस्ट हो गया आपका, क्योंकि डीप लर्निंग सिर्फ एनवीडिया का कूड़ा इस्तेमाल करता है, आपके पास तो है ही नहीं। तो ये चीज एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यूटिलाइज नहीं हो रहा है आपका रिसोर्स यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, रीडायरेक्ट ट्रैफिक अवे फ्रॉम फेल सर्वर, यानी फेल सर्वर से ट्रैफिक जो है वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, यानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा सपोर्ट स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी ऊपर हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो लोड बैलेंसिंग में ये जरूरी है कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करना चाहिए। इनेबल सीमलेस एडिशन ऑफ द न्यू रिसोर्स, क्योंकि स्केलेबिलिटी अगर ज्यादा रहेगा तो आपको पता है कि न्यू रिसोर्स कैसे करके एडिशन। स्केलेबिलिटी में यही पढ़ते हैं ना कि अगर वर्टिकल स्केल है तो कुछ ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल है तो उसमें, यानी दो स्केल है ना, एक में पूरा का पूरा मशीन लगाते हैं, एक में कुछ एक्सटेंशन लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सटेंशन लगाना वो तो रिसोर्स हो गया ना, तो इसीलिए स्केलेबिलिटी सपोर्ट करना जरूरी है लोड बैलेंसिंग में। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, बेसिक लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर। ये लोड बैलेंसर है सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इन दिस आर्किटेक्चर इनकमिंग रिक्वेस्ट आर फर्स्ट रिसीव बाय द लोड बैलेंसर। यानी इसमें मान लीजिए 3 सर्वर आपके पास और आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वर में, मान लीजिए इंस्टाग्राम का सर्वर है, तो पहले जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर के पास जाएगा, डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाएगा, व्हिच कैन डिस्ट्रीब्यूट देम अक्रॉस मल्टीपल बैकएंड सर्वर बेस्ड ऑन द चूजन एल्गोरिथम। और लोड बैलेंसर बेसिकली डिसाइड करेगा किस सर्वर में भेजना है, और लोड बैलेंसर के पास पूरा कंट्रोल है तीनों सर्वर का। एल्गोरिथम्स यहाँ पर आता है, तो बेस्ड ऑन कॉल से एल्गोरिथम आपने इस्तेमाल किया है लोड बैलेंसर में, वो सर्वर को आगे ट्रांसफर करेगा। यानी आसान शब्दों में रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर तक नहीं जाएगा। दिस इंश्योर नो सिंगल फेलियर बिकम ओवरवेलमिंग, सिंगल सर्वर बिकम ओवरवेलमिंग, दैट ऑल रिसोर्स यूटिलाइज एफिशिएंटली। ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है ना, अगर साइबर सिक्योरिटी में आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा है फायरवॉल्स वगैरह, तो क्या होता है, आपका नेटवर्क है और फायरवॉल्स है, तो फायरवॉल हमेशा बीच में खड़ा रहेगा, वो बोलेगा भाई मेरा नेटवर्क के अंदर घुसने से पहले मेरे से होकर गुजरना ही पड़ेगा, अगर हम पास करेंगे तभी तुम नेटवर्क के अंदर जा पाओगे, अदरवाइज नहीं घुस सकते। ये फायरवॉल का काम है। तो लोड बैलेंसर भी वैसे ही काम करता है कि सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं जब तक मेरे पास ना आए, और जैसे ही मेरे पास आएगा तो हम चूज करेंगे भाई किस सर्वर में डालना है। परफेक्ट। अब लोड बैलेंसिंग का टेक्निक्स क्या क्या होता है? सबसे पहले राउंड रॉबिन टेक्निक होता है। इसका क्या मतलब है? दिस सिंपल मेथड डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग रिक्वेस्ट और टास्क sequentially amongst available resource. Each resource is assigned a request in return which helps ensure an even distribution of the load. यानी राउंड रॉबिन में क्या होता है ना, ये एक सिंपल मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें इनकम रिक्वेस्ट टास्क जो है उसको सिक्वेंशियली डिस्ट्रीब्यूट करता है अवेलेबल रिसोर्स में, यानी जहां पर भी रिसोर्स अवेलेबल है जिस भी सर्वर में है उसको असाइन करता है रिक्वेस्ट को, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या है? सिंपल टू इंप्लीमेंट होता है, इंश्योर एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान लीजिए 100 टास्क का 5 सर्वर है तो 20-20 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नीडेड, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होता, सिंपलेस्ट मेथड यही है राउंड रॉबिन। जाहिर सी बात है जब सिंपलेस्ट है, कोई मेहनत नहीं है, तो डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। क्या है? अज्यूम ऑल रिसोर्स हैव सिमिलर कैपेबिलिटी। आप ऐसे मान के चलिए हर रिसोर्स के पास सेम कैपेबिलिटी है, सिमिलर कैपेबिलिटी है। मे नॉट बी ऑप्टिमल इफ रिसोर्स वेरी इन परफॉर्मेंस, अगर जो रिसोर्स है उनका परफॉर्मेंस वेरी करता है तो फिर ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस वेरी करता है। डोंट अकाउंट फॉर अ करंट लोड ऑन सर्वर, ठीक है, डजंट अकाउंट ऑन अ करंट लोड सर्वर, यानी अभी करंट क्या लोड है सर्वर में उसके लिए अकाउंटेबल ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, उसको देखेगा भी नहीं। लीस्ट कनेक्शन, ये एक और तरीका है, बेसिकली मेथड है। दिस अप्रोच डायरेक्ट ट्रैफिक टू द रिसोर्स विद अ फ्यूअर एक्टिव कनेक्शन, यानी ये क्या करेगा, ये अप्रोच क्या करेगा, ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करेगा या डायरेक्ट करेगा, भेजेगा रिसोर्स के पास विद फ्यूअर एक्टिव कनेक्शन। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एनवायरनमेंट वेयर द वर्कलोड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स रिसोर्स, यानी ये उन एनवायरनमेंट में अच्छा काम करता है ना जहां पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन वो अनइवनली है, बराबर बराबर नहीं है, आगे पीछे है अमंग्स द रिसोर्स, वहां पर ये काम में आता है। एज इट डायनेमिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन करंट लोड कंडीशन, यानी लीस्ट कनेक्शन में ये खुद से डायनेमिकली एडजस्ट करता है कि लोड कंडीशन कैसा है करंट सिचुएशन में, उसके हिसाब से हम भेजेंगे कि यहाँ पर ज्यादा जाना चाहिए, यहाँ पर कम जाना चाहिए। एडवांटेज क्या है, डायनामिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन करंट लोड, यानी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का टेंशन नहीं रहना, वो डायनामिकली एडजस्ट करेगा करंट लोड के बेसिस पर। इफेक्टिव एनवायरनमेंट वेयर वेरी लोड वर्क, यानी ऐसा एनवायरनमेंट में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ पर लोड वर्क जो है वो वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से। बेस्ट परफॉर्मेंस देन सिंपल राउंड रॉबिन से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बेटर है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कनेक्शन काउंट, यानी कनेक्शन काउंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग करना जरूरी है। मे बी कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट इन लार्ज स्केल सिस्टम, लार्ज स्केल सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है इंप्लीमेंट करना। डजंट कंसीडर सर्वर रिस्पांस टाइम, सर्वर रिस्पांस टाइम जो है उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, उसके हिसाब से नहीं काम करेगा। इसके बाद एक आता है लीस्ट रिस्पांस टाइम, ये एक और मेथड है। दिस टेक्निक राउट्स रिक्वेस्ट टू द रिसोर्स विद द फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम, यानी फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम के हिसाब से ये राउट करेगा, यानी भेजेगा रिक्वेस्ट को रिसोर्स के पास, यानी सर्वर्स के पास। इट इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग मिनिमम लेटेंसी, यानी ये ऐसी जगह यूजफुल होता है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होता है जहां पर लेटेंसी कम से कम होना चाहिए, जैसे गेम वगैरह डेवलपमेंट हो गया, रियल टाइम जहां पर काम हो रहा है। एज इट प्रायोरिटाइज रिसोर्स दैट कैन हैंडल रिक्वेस्ट मोर क्विकली, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस लेटेंसी बाय प्रायोरिटाइजिंग फास्टर सर्वर, यानी जो सबसे फास्टर सर्वर है वही भेजेगा। दूसरा, प्रोवाइड बेटर यूजर एक्सपीरियंस बेटर करेगा। अडॉप्ट टू चेंज सर्वर परफॉर्मेंस, और सर्वर परफॉर्मेंस चेंज को भी अडॉप्ट कर लेता है, जाहिर सी बात है, जो फास्ट है उसी में भेजेगा, तो चेंज भी अगर सर्वर का परफॉर्मेंस हो रहा है तो संभाल लिया जाता है। यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर कंटिन्यूअस मेजरिंग ऑफ रिस्पॉन्स टाइम को कंटिन्यूअली मेजर करना पड़ता है। यहाँ पर कैन बी अफेक्ट बाय नेटवर्क लेटेंसी से इफेक्ट हो सकता है। मे लीड टू अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन इफ नॉट इंप्लीमेंटेड केयरफुली, यानी अगर प्रॉपर तरीके से इस वाले को लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम को इंप्लीमेंट नहीं किया गया ना, तो अनइवनली लोड बैलेंस हो सकता है, यानी लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी एक ही सर्वर की तरफ लोड बहुत ज्यादा लगा रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि इसका प्रायोरिटी क्या है, फास्टेस्ट सर्वर की तरफ भेजना, तो पॉसिबिलिटी है सॉरी कि एक तरफ इसका रुझान ज्यादा हो वही भेज दे। इसके बाद आता है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिसोर्स आर असाइन वेटेड बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी और परफॉर्मेंस, यानी रिसोर्स को जो है असाइन किया जाता है वेट बेस में। वेट बेस का मतलब ऑन देयर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाता है। द लोड बैलेंसर देन डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस वेट, यानी लोड बैलेंसर वेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वेट का मतलब क्या, उनका कैपेसिटी और उनका परफॉर्मेंस, अलाउइंग मोर कैपेबल रिसोर्स टू हैंडल हायर शेयर ऑफ लोड। इसका एडवांटेज क्या है, अलाउ मोर पावरफुल नोड्स टू हैंडल मोर ट्रैफिक, और ज्यादा पावरफुल नोड्स और ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। कस्टमाइजेबल बेस्ड ऑन सर्वर कैपेबिलिटी, यानी सर्वर कैपेबिलिटी के बेसिस पे ये कस्टमाइज हो सकता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट में बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है इसको। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिक्वायर एक्यूरेसी वेट असाइनमेंट, जाहिर सी बात है क्योंकि ये पूरा का पूरा कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर चल रहा है, जो वेट आपने सेट किया है, तो यहाँ पर रिक्वायर एक्यूरेसी वेट पर असाइनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी नीड एडजस्टमेंट एज सिस्टम कैपेबिलिटी चेंज, ऑफ कोर्स क्योंकि कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तो सिस्टम कैपेबिलिटी अगर चेंज हो रहा है तो एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है आपको वेट भी। मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फिगरेशन देन सिंपल मेथड, यानी ऊपर में जो सिंपल मेथड बताया गया है उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका मेथड होता है। इसके बाद एक आता है डायनामिक लोड बैलेंसिंग। अब डायनामिक लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड लोड ऑन रिसोर्स एंड एडजस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टास्क रियल टाइम। हाँ, अब ये वाला खतरनाक आया आखिर में, कि ये क्या करता है, डायनामिक लोड बैलेंसिंग क्या करता है, ये मेथड कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है परफॉर्मेंस का लोड को रिसोर्स के ऊपर, और खुद से एडजस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को रियल टाइम पे, टू अडॉप्ट टू चेंज कंडीशन एंड इंश्योर ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन द करंट डिमांड, यानी करंट डिमांड के बेसिस पे, यानी आप ये बोल सकते हैं ऑटोमेटिक सर्विस एक तरफ से काम चल रहा है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, अडॉप्ट टू चेंज कंडीशन, यानी कंडीशन चेंज को ये अडॉप्ट कर लेता है और उस हिसाब से चलता है। प्रोवाइड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगा और रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा। कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एंड ट्रैफिक पैटर्न्स को भी हैंडल करता है, अगर सेम पैटर्न में आएगा तो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को भी हैंडल कर सकता है। यानी आप ये सोच के होंगे कि ये बेस्ट वाला चीज है, इसलिए लास्ट में लिखा मैंने, लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन इसी का होता है। रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग होना चाहिए और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। हाई कंप्यूटेशनल ओवरहेड होगा इसका, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसिंग है। तो कुछ मेजर लोड बैलेंसिंग का टेक्निक देखा, राउंड रॉबिन, लीस्ट कॉमन, लीस्ट रिस्पांस टाइम, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायनामिक लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग का कुछ चैलेंज वगैरह आता है, वो भी देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चैलेंज आता है, सॉरी, लोड बैलेंसिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैलेंज अभी नहीं, चैलेंज इसके बाद देखेंगे। अच्छा, इसमें
चैलेंज नहीं है, इसी में देख लेंगे हम लोग। लोड बैलेंसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लोड बैलेंसिंग कैसा करके करते हैं या होता है। डेफिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टेक्स्ट। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लोड बैलेंसिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और नोड्स इन द नेटवर्क। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, लोड बैलेंसिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और द नोड इन द नेटवर्क। यानी नेटवर्क में जितना भी मल्टीपल रिसोर्स है, सर्वर्स है, नोड्स है, उनके दरमियान लोड बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको कहते हैं। द गोल इज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मेन गोल क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइज हो जाए, मैक्सिमाइज थ्रूपुट हो जाए, मिनिमाइज रिस्पांस टाइम हो जाए एंड इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस हो जाए। यानी ये सब चीज हम लोग को पता है कि लोड बैलेंसिंग में ये मेजर काम करता है, यानी यही मकसद होता है लोड बैलेंसिंग का। की डिफरेंस फ्रॉम सिंगल सिस्टम, इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक जो हमने ऊपर पढ़ा वो सिंगल सिस्टम का था। क्या डिफरेंस है मेजरली अगर सिंगल सिस्टम में लोड बैलेंसिंग अप्लाई किया जाए और मल्टीपल यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लोड बैलेंसिंग अप्लाई किया जाए। मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिलाई ऑन मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट मेकिंग इफेक्टिव लोड बैलेंस क्रूशियल। यानी मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना लोड बैलेंसिंग को, तो ये इफेक्टिव लोड बैलेंसिंग इससे क्रूशियल होगा, यानी ये जरूरी है। दूसरा आता है नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। जाहिर सी बात है, नेटवर्क लेटेंसी एंड बैंडविड्थ बिकम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू लोड बैलेंस डिटेक्शन यानी डिसीजन। यानी नेटवर्क कैपेसिटी कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, उसमें लेटेंसी और बैंडविड्थ कैसा है, ये हाईली डिसाइड करेगा, सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो लोड बैलेंस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, एक सिस्टम नहीं है, अलग दो सिस्टम को अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया। इसके बाद आता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा में डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस मल्टीपल नोड रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग डेटा होता है, तो अलग अलग डेटा जो है वो अलग अलग रिसोर्स में भी होगा, तो उसको कोऑर्डिनेट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। एडवांस टेक्निक इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब कुछ एडवांस टेक्निक भी होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो कैसे होता है वो समझिए। जैसे कि ज्योग्राफिक लोड बैलेंसिंग। अब ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन टू रिड्यूस लेटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आज के टाइम पे इस्तेमाल भी होता है। यानी ज्योग्राफिकली आपका लोड बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेटेंसी को कमाने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए इंस्टाग्राम का सर्वर नॉर्थ पोल में है या यूएस में है और हम इंडिया में है, तो अब जाहिर सी बात है जितनी बार हम इंस्टाग्राम के पेज में जाएंगे वो यहाँ से सर्वर हिट करेगा जाके अमेरिका में और फिर रिस्पॉन्स आएगा, बार बार इतना दूर होगा। जाहिर सी बात है इतना डिस्टेंस है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्टाग्राम ने एक अपना सर्वर मुंबई में भी रख दिया, तो वो कंपेरेटिवली अमेरिका जाने के बार बार मुंबई जाएगा, वो सुपर डुपर डुपर फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। तो बस यही जो ज्योग्राफिकल लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही किया जाता है कि लेटेंसी कमाया जाए। इसीलिए आपको पता होगा कि अलग अलग सर्वर्स पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है ये बड़े बड़े कंपनीज, ताकि लेटेंसी को कमाया जा सके। कंटेंट बेस्ड राउटिंग। कंटेंट बेस्ड राउटिंग क्या होता है, राउट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन कंटेंट टाइप यूआरएल पैटर्न। हमें ये बात पता है कंटेंट बेस्ड राउटिंग भी होता है। अब ये टोटली राउटिंग मतलब फ्रंट एंड और सॉफ्टवेयर फोकस चीज हो गया। यानी जब हम लोग एक पेज से दूसरा पेज में जाते हैं तो कंटेंट बेस्ड राउटिंग भी होता है, टाइप और यूआरएल पैटर्न्स वगैरह। इसी तरीके से क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। क्लाइंट साइड का मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक पार्ट होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। उसके अंदर ये टेक्निक होता है क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग। यानी क्लाइंट साइड में आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं, क्योंकि सर्वर साइड में तो ये लोड बैलेंसिंग हो जा रहा है ना, इस तरीके का सिस्टम सर्वर साइड में लोड बैलेंसिंग कर रहा है। क्लाइंट साइड में कौन करेगा, तो क्लाइंट साइड में फ्रंट एंड डेवलपर इंजीनियर करेगा। क्लाइंट मेक लोड बैलेंसिंग डिसीजन रिड्यूसिंग सेंट्रल बॉटलनेक। ठीक हो गया। अच्छा, रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बैलेंस एग्जांपल। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो लोड बैलेंस किए हुए हैं। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल उसका देखिए क्या है। सबसे पहला कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सीएनडी। ये क्या है, लाइक अ क्लाउडफ्लेयर एंड Akemi यूज जोग्राफिक लोड बैलेंस सर्वर टू कंटेंट फ्रॉम द नियरेस्ट लोकेशन। ये सीएनडी आपने कभी अगर बहुत सा इस्तेमाल किया होगा, ब्राउज किया होगा, वहां पर आपके पास क्लाउडफ्लेयर और ये सब आता है, सीएनडी लिंक आता है, तो सीएनडी यही काम करता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कि आपके नियरेस्ट जो सर्वर है ना वहां से फेच करके आपको रिजल्ट लाके देता है। जरूरी नहीं है कि जो मेन सर्वर है वहां जाके करे, आपसे आपके जब सबसे जो क्लोजेस्ट है वहां जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। सिस्टम्स लाइक कैसेंड्रा एंड मोंगोडीबी यूजेस कंसिस्टेंट हैशिंग टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा एंड क्वेरी अक्रॉस द नोड। ठीक है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। सर्विस मैश टेक्नोलॉजी लाइक आइस्टो प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड लोड बैलेंसिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, यानी ये माइक्रो सर्विस से रिलेटेड हो गया, ये डेटाबेस से रिलेटेड हो गया, और ये सीएनडी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से रिलेटेड हो गया। सो लोड बैलेंसिंग का ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल था। नाउ कंक्लूजन, समरी ऑफ की पॉइंट। स्केलेबिलिटी। हमें पता है स्केलेबिलिटी क्या होता है, इनेबल सिस्टम टू हैंडल ग्रोथ थ्रू वर्टिकल अपग्रेडिंग और हॉरिजॉन्टल एडिंग नोड अपलोड। यानी स्केलेबिलिटी दो तरीके से हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक में आप अपग्रेड करते हैं, एक में नया नोड को ऐड करते हैं, नया चीज को ऐड करते हैं। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड एफिशिएंटली अक्रॉस रिसोर्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्या होता है, यानी स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ रोबस्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम। ऑफ कोर्स ये दोनों साथ में आता है, दैट्स वन रीजंस व्हाई हमने एक के बाद एक पढ़ा, और ये दोनों आपस में बहुत हाईली कनेक्टेड है। तो दोनों को अच्छे तरीके से अप्लाई करने से ही आप एक रोबस्ट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बनाते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, जैसे कि एआई पावर्ड लोड बैलेंसिंग। इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू प्रिडिक्ट ट्रैफिक पैटर्न्स एंड
ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्पेसिफिक लोड बैलेंसिंग आप बोल सकते हैं। मतलब एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग क्या डिस्ट्रीब्यूट लोड बैलेंसर क्लोजर टू डेटा रिसोर्स टू रिड्यूस लेटेंसी। इस तरीके से सर्वरलेस आर्किटेक्चर, हाँ अब यहाँ पर सर्वरलेस भी आर्किटेक्चर होता है। ऑटोमेटिक स्केल एंड लोड बैलेंसिंग फॉर फंक्शन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। फाइनल थॉट पुट, एज अ डिजिटल सिस्टम कंटिन्यूअसली ग्रो इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल, जैसे हमें पता है कि डिजिटल सिस्टम जिसमें कंप्यूटर भी आता है वो हाईली ग्रो हो रहा है अभी और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, स्केल हो रहा है। द इंपॉर्टेंट ऑफ इट्स इफेक्टिव स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी ओवरस्टेट। यानी इंपॉर्टेंट स्केलेबिलिटी, इफेक्टिव लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज वगैरह है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीज ऑक्यूपाइड द फंडामेंटल टू बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल द डिमांड ऑफ द मॉडर्न एप्लीकेशन व्हाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे इंपॉर्टेंट मकसद लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी का ये था कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जो आपने इसमें पढ़ा है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो चाहे हार्डवेयर इंजीनियरिंग में हो, ये फंडामेंटल था। आगे फर्दर जब आप एप्लीकेशन करते हैं चाहे हार्डवेयर में चाहे सॉफ्टवेयर में हो, अलग स्पेसिफिक पढ़ते हैं आप, लेकिन ये पॉइंट फंडामेंटल था जिससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे करके मॉडर्न एप्लीकेशन का डिमांड आपको पूरा करना है व्हाइल मेंटेनिंग द सेम परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड challenges of scalability and load balancing is essential for architect, developer and system administrator who design and maintain the infrastructure that powers our digital world। जैसे मैंने कहा चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो चाहे आप हार्डवेयर में हो, क्योंकि लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसिंग इन अ ग्रेट डिटेल। और मुझे पता है वीडियो 1 घंटे के अराउंड बन चुका है, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगा, पार्ट्स पे नहीं डालूंगा, उसमें मजा किरकिरा उड़ाता है पूरा। मैं एक ही वीडियो में डालूंगा, आप भले ही इसको मतलब टाइम लेके देखे या एक बार में फ्री होकर देखे, बट इस टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट कवर कर दिया, स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग क्या होता है। एंड आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगर इस वीडियो को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।